डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। संसद के मामलों में या संसदीय जो खंड है भारत के संविधान का, उस पर हम लोग पिछली 2 कक्षाओं से बात कर रहे हैं। अब तक हमने जो बुनियादी बातें थी उन पर चर्चा की है, लोकसभा राज्यसभा पर की है और राज्यसभा की प्रासंगिकता पर की है। इसके साथ साथ संसदीय विशेषाधिकारों और संसदीय कार्यवाहियों पर भी बात की है कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संशोधन विधेयक कैसे पारित होता है, संयुक्त बैठक क्या होती है और किन किन परिस्थितियों में साधारण विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन पर हमने बात कर रखी है। आज की कक्षा में सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, वह नियंत्रण कितना प्रभावी होता है और उसका महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, तरीके क्या हैं नियंत्रण रखने के और क्यों नियंत्रण रखना आवश्यक है। इन सभी बातों पर चर्चा करना प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो प्रस्ताव और संकल्प होते हैं संसद में, फिर संसद में जो प्रश्न है, प्रश्नकाल शून्यकाल वाला जो खंड है उस पर बात करेंगे, संसदीय समितियों पर बात करेंगे और अंतिम में हम बात करेंगे प्रत्यायोजित विधान की, जो संघ के संसद की या संघ की विधायिका से जुड़ने वाली इतनी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कई अवसरों पर प्रश्नों की प्रवृत्ति अगर देखें तो राज्य विधायिका से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो प्रावधान है राज्य विधायिका से संबंधित, उनको भी हम लोग इसी तरह की कक्षाओं में शामिल कर लेंगे जहां पर हम विधायिका की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण से, और पहले यह देखते हैं कि नियंत्रण क्यों आवश्यक है, कौन करता है नियंत्रण और उसके बाद फिर किस प्रकार से नियंत्रण होता है। यह हमारा टॉपिक है जिसमें सबसे पहले यह देखना है कि नियंत्रण क्यों होना चाहिए। पहला प्रश्न हमारे पास यही आता है कि व्हाई वी शुड हैव अ कंट्रोल। तो कहा जाएगा कि जो संसदीय तंत्र है, संसदीय तंत्र में संसद का निर्माण या संसद का गठन संप्रभु जनता के स्वतंत्र विचारों से होता है। जनता जब भी कोई अपना प्रतिनिधि चुनती है तो उसके पीछे का तर्क यह है कि जनता यह चाहती है अपने प्रतिनिधियों से कि वह उनके बदले निर्णय ले, उनके बदले कार्य करें, लेकिन उनके लिए कार्य करें। तो जनप्रतिनिधि जब विधि निर्माण करते हैं तो उद्देश्य होता है जन कल्याण। उसी तरीके से जितने भी कार्यक्रम, योजनाएं, नीतियां बनती हैं या बनते हैं, उनका भी उद्देश्य जन कल्याण होता है और जनता की ओर से जनप्रतिनिधि ही ऐसे सारे कार्यों के लिए निर्णय लेते हैं। उन सभी कार्यों के लिए जो आवश्यक धन है या वित्त है, उसकी प्राप्ति भी जनता के माध्यम से, विशेषकर कर राजस्व के रूप में या कुछ मामले में गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्त होता है मूलतः। तो वह धन जनता का धन है, ऐसा कहा जाएगा कि इट इज पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त है वह। तो जनप्रतिनिधि उस वित्त के स्वामी नहीं है, अर्थात जो सरकार है या जो विधायिका है वह उसकी स्वामी नहीं है, बल्कि उसका स्वामी जनता खुद है, लेकिन जनप्रतिनिधि उसका उपयोग करते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि जिसका धन है वह, उससे जब तक अनुमति नहीं ली जाएगी तब तक सरकार उस धन को ना तो उसको निकाल सकती है संचित निधि से और न ही उसका खर्च कर सकती है। अगर खर्च करना भी है तो किन मदों में खर्च किया जाएगा, इन सभी बातों की जानकारी जनता को उपलब्ध होनी चाहिए। तो सरकार को राजकोषीय रूप से, सरकार को वित्त के संदर्भ में अधिक जवाबदेह बनाना है या लोक वित्त का बेहतर से बेहतर प्रबंधन करना है, इसके लिए जनता का नियंत्रण होना अनिवार्य है। और यही कारण है कि संसदीय तंत्र की एक प्रमुख विशेषता है कि उसका नियंत्रण कार्यपालिका पर बना होता है। तो एक पूरा का पूरा खंड अगर हम यह देखें तो इसमें लिखा जाएगा कि संसदीय शासन तंत्र में
लोक वित्त के प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार या कार्यपालिका पर नियंत्रण आवश्यक है। एक बात तो यह हो गई, और यही कारण है कि यह संसदीय तंत्र की एक विशेषता है। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात क्या है कि ऐसे नियंत्रण का उद्देश्य सरकार को विशेषकर वित्तीय रूप से जवाबदेह बनाना है। ये दो मूल प्रश्न है इसके कि नियंत्रण क्यों होना चाहिए। तो चूंकि वह लोक वित्त है, इसलिए जनता से पूछकर ही सरकार द्वारा उसका प्रबंधन या उसका व्यय होना चाहिए। और यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर लोक वित्त का प्रबंधन करना है तो सरकार के अंदर वह जवाबदेही की भावना निश्चित रूप से विद्यमान होनी चाहिए। अब इसके बाद है कि यह नियंत्रण करता कौन है। तो अभी जैसे मैंने बात कही कि संसद का गठन जनता के स्वतंत्र विचारों से होता है और जनता ही संप्रभु इकाई है भारत में, तो यह वस्तुतः जनता का नियंत्रण है और माध्यम संसद है। अब संसद है क्या? हमने पढ़ा है कि संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जो विधायिका का भाग है। तो यह कहा जाएगा कि संसद एक ऐसी संस्था है जो विधायिका के दो सदनों के रूप में अभिव्यक्त होती है, और उन्हीं सदनों में जनता के प्रतिनिधि सरकार के साथ अंतःक्रिया करके, प्रश्न पूछकर, समितियों के माध्यम से, प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। तो संसद के दोनों सदन वास्तविक अर्थों में मंच प्रदान करते हैं ऐसी अंतःक्रिया के लिए। तो यह संसद का नियंत्रण वास्तविक रूप में सरकार पर जनता का नियंत्रण है, जिसको हम कहते हैं पॉपुलर कंट्रोल। और यही पॉपुलर या लोकप्रिय नियंत्रण या जनता का नियंत्रण लोकतंत्र का एक प्रमुख आधार स्तंभ भी माना जाता है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि किसके द्वारा नियंत्रण है यह। एक कहा गया कि यहां पर संप्रभु जनता है, इसने गठन किया है संसद को, और संसद में दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये दोनों मिलकर बनाते हैं विधायिका, एक मंच के रूप में। अब इसमें जनता और सरकार के बीच जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अंतःक्रिया होती है, और यही अंतःक्रिया अंतिम रूप से सरकार पर नियंत्रण बनाती है। तो यह देखा जाएगा कि संसद का नियंत्रण तो है, लेकिन यह नियंत्रण वास्तविक अर्थों में किसका है? जनता का नियंत्रण है, जिसको हम पॉपुलर कंट्रोल कहते हैं। ये कहा गया कि अर्थात कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण
लोकप्रिय नियंत्रण या पॉपुलर कंट्रोल का प्रतीक है, जो संसदीय लोकतंत्र का एक प्रमुख आधार स्तंभ है। ये कहा जाएगा, यह वास्तविक अर्थों में पॉपुलर कंट्रोल है जो लोकतंत्र को आधार देता है, और यह नियंत्रण निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है लोक वित्त के प्रबंधन की दृष्टि से। अब यह नियंत्रण होता कैसे है? तो नियंत्रण दो तरीके का होगा। एक को कहते हैं प्रशासनिक नियंत्रण, और दूसरा है वित्तीय नियंत्रण। इसका उद्देश्य क्या है? सरकार को नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए जवाबदेह बनाना इसका उद्देश्य है। और इसके जो उपकरण हैं, तरीके क्या होंगे? वो हो सकता है प्रश्न, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, आगे भी चर्चा करेंगे हम लोग, जैसे तारांकित है, अतारांकित है, अल्पावधिक प्रश्न है। तो जनप्रतिनिधि प्रश्न पूछकर सरकार से जवाब की मांग करते हैं, तो वह जवाबदेही बढ़ाता है। इसके बाद है प्रस्ताव एवं संकल्प, मोशंस एंड रेजोल्यूशंस। अलग अलग तरह के प्रस्ताव, जैसे सुना होगा, ध्यानाकर्षण है, स्थगन है, निंदा प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है। इस तरह के प्रस्ताव एवं संकल्पों के माध्यम से और समितियों के माध्यम से, सब पर हम चर्चा करेंगे अलग अलग खंडों में, उस पर बात करेंगे विस्तार से। तो प्रश्न अलग अलग तरह के प्रश्नों से, अलग अलग प्रकार के प्रस्तावों, संकल्पों से और विभिन्न प्रकार की संसदीय समितियों से या विभागीय समितियों से ऐसा नियंत्रण रखा जाता है, ताकि सरकार जो भी नीति बनाए, कार्यक्रम बनाए, उसके बनाने में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, उत्तरदायित्व हो, और उसका क्रियान्वयन भी उसी पारदर्शिता और उसी जवाबदेही से सुनिश्चित होता रहे। यही इस नियंत्रण का मूल उद्देश्य है। तो यह तो प्रशासनिक नियंत्रण की बात है। अब वित्तीय नियंत्रण दो चरणों में होता है। एक को कहते हैं प्रस्ताव का चरण, और दूसरे को कहते हैं प्रतिफल का चरण। सरकार को संचित निधि से धन निकासी के लिए अधिकृत करने वाला चरण है। यह संसद विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सरकार को अधिकृत करती है कि अब आप धन निकासी कर सकते हैं। और प्रतिफल का चरण है कि सरकार द्वारा किए गए व्यय की वैधता और गुणवत्ता की जांच करने वाला चरण है।
ये 2 चरणों में हम वित्त का नियंत्रण रखते हैं। अब इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय नियंत्रण का उद्देश्य है सरकार को या कार्यपालिका को वित्तीय रूप से पारदर्शी और जवाबदेह बनाना। और उपकरण जो इसका है वह है लोक लेखा समिति द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, लोक लेखा समिति है, वह सीएजी के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट सौंपी जाती है राष्ट्रपति को, उस रिपोर्ट की समीक्षा करके यह बताती है कि यह जो व्यय हुआ है यह वैधानिक रूप से कितना तर्कसंगत है, कितना वैध है और उसकी गुणवत्ता उस रूप में है या नहीं जिस रूप में या जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने धन निकासी की थी। तो वह प्रतिफल का चरण है और प्रस्ताव के चरण में हम सरकार को अधिकृत करते हैं कि वह कैसे धन निकासी करेगी और किन उपकरणों के पारित होने के बाद सरकार को यह अधिकार दिया जाएगा। इस तरीके के नियंत्रण के 2 स्वरूपों की हम पहचान कर सकते हैं। अब वित्तीय नियंत्रण में जो प्रस्ताव का चरण है उसमें हमारे पास है अनुच्छेद 112 से 117। यही इसके उपकरण हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है। पहला हो गया अनुच्छेद 112। इसमें है वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसको हम साधारण भाषा में बजट कहते हैं। अनुच्छेद 112 में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यह सुनिश्चित कराएगा कि बजट प्रस्तुत किया है सरकार ने अथवा नहीं। तो यह राष्ट्रपति का अंतिम उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सरकार द्वारा सदन में बजट प्रस्तुत किया जाए। बजट को रेगुलेट करने के लिए अनुच्छेद 112 से 117 की जो प्रावधान है वो तो है ही, इसके साथ साथ जो लोकसभा की प्रक्रिया नियमावली या राज्यसभा की प्रक्रिया नियमावली है उसके तहत भी बजट को नियमित किया जाता है या पूरी बजटीय प्रक्रिया को नियमित किया जाता है। तो एक पॉइंट हम यह भी लिख सकते हैं कि जो बजटीय प्रक्रिया है उसका जो नियमन है वो कैसे होगा। तो एक नियमन होगा संवैधानिक, इसमें है अनुच्छेद 112 से 117। दूसरा है विधिक, इसमें है लोकसभा प्रक्रिया नियमावली, नियम 204 से 221 और राज्यसभा की प्रक्रिया नियमावली है नियम 181 से 186। इसके अलावा अन्य में कह दें तो अन्य में एक हो गया अध्यक्ष के निर्देश
लोकसभा अध्यक्ष के, डायरेक्शंस ऑफ द स्पीकर। 19B, यह बजटीय प्रक्रियाओं के नियमन के प्रावधान हैं जिस आधार पर हम पूरी की पूरी बजटीय प्रक्रिया का संचालन करते हैं। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये तो है ही, आपको इसमें से नियम 204 और 205 ध्यान में होने चाहिए, और इसमें से 181 और 182 कम से कम अवश्य ध्यान में होने चाहिए, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि कैसे बजट प्रस्तुत होगा और कब उस पर चर्चा होगी। अब इसमें देखना यह है कि बजट में होता क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसमें क्या क्या अवयव होगा। तो एक तो कहा जाएगा कि इसका खाता क्या है, अकाउंट, एक को कहते हैं राजस्व खाता, एक है पूंजी खाता। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजी प्राप्तियां, पूंजी व्यय। तो राजस्व व्यय हो गया कि जो एसेट्स हमने बनाए, तो एसेट्स बनाने वाले व्यय को कहते हैं पूंजी व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एसेट्स को मेंटेन करने वाले जो व्यय है उसको कहते हैं राजस्व व्यय। परिसंपत्तियों का निर्माण करने वाला जो व्यय होगा वह पूंजीगत व्यय है, और परिसंपत्तियों के रख रखाव पर जो व्यय होगा वह राजस्व व्यय है। अब इसमें इसके जो अवयव हैं, या इसको हम कहते हैं अंतर वस्तु, कंटेंट जो इसका है वो क्या क्या है। तो एक है आगामी वित्त वर्ष के लिए बजटीय अनुमान, बजटरी एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग ईयर, जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया है। दूसरा है चालू वित्त वर्ष के लिए पुनरीक्षित अनुमान, रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर द करेंट फिस्कल ईयर। और तीसरा है विगत वर्ष के वास्तविक आंकड़े, एक्चुअल फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। जैसे अगर 2022-23 के लिए सरकार ने अभी बजट प्रस्तुत किया है, तो उसमें क्या क्या होगा। तो 22-23 आने वाला वर्ष है, तो 22-23 के लिए बजटीय अनुमान होगा, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के लिए। अब जो चालू वित्त वर्ष है वो 21-22 है, तो बजटीय अनुमान हो गया 2022 से 23 के लिए। चालू वित्त वर्ष है 2021 और 22, इसके लिए पुनरीक्षित अनुमान है, रिवाइज किया है हमने कि आज अब स्थिति कैसी है। लगभग वर्ष के पूरा होने के बाद जो हमने अपेक्षा की थी वह हुआ या नहीं हुआ, उसकी पुनरीक्षा करेंगे, समीक्षा करेंगे, और उसके बाद उसको अनुमान करेंगे। और यह हो गया 2020 से 21 का जो वर्ष पूरा हो चुका है उसके आंकड़े वहां रखे जाएंगे। तो 3 वर्षों के आंकड़े हमारे पास वार्षिक वित्तीय विवरण में होते हैं। आगामी वर्ष के लिए बजटीय अनुमान, चालू वित्त वर्ष के लिए पुनरीक्षित अनुमान, और विगत वर्ष का वास्तविक आंकड़ा। ये 3 बातें होती हैं वार्षिक वित्तीय विवरण में, और उसी के आधार पर इसमें जो खाता होता है वह या तो राजस्व खाता होगा या पूंजीगत खाता होगा। इस तरीके से हम बजट को समझ सकते हैं, बजट के संरचना को।